आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को यूई सेमेस्टर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप का आपका फर्स्ट सिटिंग का पेपर है 13 जुलाई का। और इसमें देखिए जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का आंसर की आप लोग बना लीजिए, मतलब आंसर की आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट में बताइए कितने सही सवाल रहे और कितने गलत रहे। बाकी चर्चा जरूर हम लोग करेंगे, कहाँ से सवाल आया, कहाँ से पेपर सेट किया, कंप्लीट बातें बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग अपना आंसर की मिलाइए। देखिए पहला क्या है, और ये सवाल तो पहला नंबर डिटो कॉपी हुआ है जो प्रीवियस एग्जाम में आया, मतलब अभी कल जो एग्जाम में आया है। तो व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, वैश्विक नागरिकता शिक्षा को समझा जा सकता है किस प्रकार से। इट इज़ अ वे टू नो मोर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अधिक जानने का तरीका होता है। तो क्या ये सही ऑप्शन है? तो सीधा बात नहीं। क्या आप डिप्लोमेट बन सकते हैं, राजनयिक बनेंगे? नहीं, ये हमें दुनियादारी सिखाता है, मतलब विश्व के लोगों से कनेक्ट करना सिखाता है। तो इट इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड टू कनेक्ट, रिलेट एंड शेयर विद द अदर कल्चर्स एंड पीपल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि डस ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन बिलोंग टू टर्सरी। क्यों, देखिए कल इसी पे से पेपर से सवाल आया था कि ग्लोबल सिटीजनशिप किस एजुकेशन से बिलोंग करता है। तो उसका राइट आंसर था सेकेंडरी एजुकेशन। उसी सवाल को देखिए घुमा के पूछा गया, तो भाई आंसर नहीं बदल जाएगा ना। कल का पेपर देखिए जो एग्जाम आया था उसमें से मोस्टली सवाल चप के आया है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल सिटीजनशिप क्यों रिलेवेंट टुडे। कल ही तो मैंने बताया था, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस है आज के वर्तमान काल में उस हिसाब से वो चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक लिया, क्योंकि समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब टिक करिएगा। अगला है, इस ग्लोबल सिटीजनशिप रिलेट टू द सस्टेन डेवलपमेंट। आप खुद बताइए क्या ग्लोबल सिटीजनशिप सतत विकास यानी सस्टेन डेवलपमेंट उससे रिलेट कर संबंधित है। तो एकदम है, लेकिन किस कंडीशन में देखिए बोला गया, क्योंकि इसके जो 4 एसडीजी मतलब टोटल जो गोल 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, और ये भी आया हुआ सवाल है कल के पेपर से। अगला 5वां नंबर सवाल है हमारा, इस देयर सिंगल मॉडल, ये भी सवाल डिट्टो आया हुआ, बता दीजिए। कोई बच्चा अगर कल का पेपर देख के गया ना, सॉल्यूशन देख के गया, उसको कंप्लीट बना, और वेबसाइट मैंने कुछ बताते हैं जहां से यूनिवर्सिटी सवाल उठा रहा था, तो क्या वैश्विक नागरिक शिक्षा के लिए ही मॉडल है? तो नहीं, सीधा बात है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बोला ऑप्शन नंबर सी। क्या, नो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इज ऑलवेज टू लोकल कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा 4 मेन पार्ट्स ऑफ ग्लोबल एजुकेशन क्या क्या होता है हमें बताना। तो याद रख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल अवेयरनेस, ग्लोबल इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ग्लोबल एजुकेशन। कौन सा ग्लोबल एजुकेशन का क्वालिटी नहीं आपको बताना है। देखिए इसमें से ये वाला है, ये भी है, ये भी है, ये तो है ही इसका पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला इमोबिलिटी गतिहीनता, ये कभी पार्ट इसका नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7th का क्या टिक कर लीजिएगा, डी नंबर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा नागरिक का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये हमें बताना है। सिविक का बोलेंगे तो वोटिंग उसका सबसे बड़ा अधिकार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, 8 का बी नंबर राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबल सिटीजन के पास इतने सारे राइट्स होते हैं बताने। तो राइट टू डिग्निटी होता है, गरिमा का अधिकार भी है, हंगर से फ्री रहने का अधिकार है, बच्चों को पालने का अधिकार, ये सभी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल सिटीजनशिप क्या प्रमोट करता है हमें ये बताना है। तो ग्लोबल सिटीजन प्रमोट करता है शांतिपूर्ण रहने का, सहिष्णु, सुरक्षित और यहाँ पर समाज के स्थायी समाज की कल्पना करता है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा 10 का। फिर 11 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का जो आइडिया बेसिकली वो क्या हमें बताना है। तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी, धारणीयता के पीछे मूल विचार क्या है। तो याद रखिएगा हमें क्या करना है, हमें सीमित संसाधनों की दुनिया में रहते हैं, हमें दुनिया को वैसा ही रखना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये होता है कि हम आज की जरूरतों को जिस प्रकार पूरा कर रहे हैं, भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों को उस प्रकार रहना चाहिए। इसलिए दैट वी वांट टू कीप द वर्ल्ड एज इट इज, हम दुनिया को वैसा रखना चाहते हैं जैसे हम आज वर्तमान में जी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 11 का बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल है कि व्हाट इज आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने पीडीएफ नहीं बताया। ब्रूटलैंड रिपोर्ट मैंने आपको बोला था बार बार कि ये सवाल पढ़ लीजिए पेपर में आएगा। ब्रूटलैंड रिपोर्ट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर। टोटल कितने एसडीजी है, मतलब टोटल कितने गोल आते हैं सस्टेन डेवलपमेंट गोल, 17 गोल ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, हाउ कैन बी। देखिए हम लोग अगर लिमिटेड सोर्सेज अगर हमारे पास है, मतलब सीमित संसाधन, सामना कैसे कर सकते हैं, कम खपत करके, प्राइसेस कम करके, कैसे कर दीजिए, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाओ नहीं कर सकते। नहीं, ग्रीन वॉशिंग मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए। दाम बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन दाम बढ़ाने से भाई अमीर ही खरीद पाएगा, लोकल तो नहीं खरीद पाएगा। मेरे हिसाब से ये राइट आंसर होगा, ये नहीं होना चाहिए। मेरे कम खपत तो नहीं कर सकते। हाँ, जिस प्रकार अगर ये कंडीशन देखिए ऑल वाला नहीं देता तो सोच भी लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग का मुझे क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन अगर एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये सही हो सकता है। ऑल अलाउ तभी होगा, ये कंडीशन बेस्ड है, पहले बता रहा हूँ। हर सवाल का देखिए एक नजरिया होता बनाने का, पहले बता रहा हूँ। आप बोलिए भाई ये भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन कंडीशन डिपेंडिंग होता कोई भी सिचुएशन।
आप किस परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको टिक करना पड़ता है। जैसे कि आप पेपर में देख रहे हो उस पेपर आपको अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा कि हाँ इस लेवल पे क्वेश्चन आपको सेट करके दिया गया है। अगला है, ये भी सवाल पेपर में कॉपी आया हुआ है कि ऑन विच डोमेन डज द यूरोपियन एक्शन प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबल डेवलपमेंट ग्रोथ नॉट फोकस। किस पे फोकस नहीं था? इन्वायरमेंट पे ऑप्शन नंबर है। अगला आपके पास ऑप्शन है हमारे पास सोशल, फिर मार्केट, फिर गवर्नेंस। तो किस पे नहीं याद रखिए, मार्केट पे नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर। ये प्लास्टिक गार्बेज को डिस्प्ले कब किया गया था? तो ये लगभग 8 मिलियन के बराबर था लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या टिक कर लीजिएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर। 17 नंबर ग्लोबल वार्मिंग किसका रिजल्ट है? तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिजल्ट है। बोलिएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारा वातावरण संबंधी जो अक्षय हो रहा है वो सबसे ज़्यादा फैक्टर करता है इसके लिए, चाहे वो हर प्रकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सब कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ए नंबर राइट आंसर होना चाहिए। अगला है द एपिको मूवमेंट। तो ये एपिको मूवमेंट मैंने बताया था आपको, तो ये हो जाएगा सर कर्नाटक से जुड़ा हुआ। तो कर्नाटक, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला 19वां नंबर सर, डैश भावी पीढ़ी की रक्षा बल देता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर जो सवाल है कि लैंड डिग्रेडेशन जो भारत में चल रहा है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्या कारण इसका? तो सॉइल कंजर्वेशन बहुत कम हो रहा है, ओवर ग्रेसिंग सही है, ज़्यादा चरा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम बोथ एंड भी राइट आंसर है। 20 का क्या टिक करिएगा? सी नंबर। साइलेंट वैली केरल कहाँ से जुड़ा हुआ है? 1973 याद रहेगा कि नहीं याद है आपको? 1973। चिपको मूवमेंट नहीं याद है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला 1900 कहाँ चला गया? ये 73। 22 का क्या हो जाएगा? डी। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होगा? 1985। अगला है 24 नंबर सवाल, पॉवर्टी लाइन के नीचे सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया। अच्छा, कौन सी गरीबी रेखा से नीचे के लोग विशेषता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारे पास? यही होगा ना, जेन डेप्थ सही है, सब कुछ सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी। ये भी आया हुआ सवाल पेपर का आपका। ये आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पर शुरू किया गया था? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2004 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पॉवर्टी इज स्टेट जहाँ पर आदमी क्या उसको गरीब है नहीं, डज नॉट उसके पास घर नहीं है, या फिर उसके पास वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में क्या बोलते हैं कि वो असमर्थ है, उसे कहते हैं हम लोग गरीब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर। एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी होती है वो बेसिकली किस में नापा जाता है? तो पॉवर्टी लाइन से नापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और ये 28वां नंबर देखिए सवाल है, जो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन है इंडिया में, ये भारत में देखिए कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा इंटरनेट, तो ये सवाल मैं डाउट पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा जो ग्लोबल सिटीजन पेपर होगा उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 28 का डाउट मेरा मैं बता देता हूँ आपको। तो कौन सा भारत में सबसे बड़ा, भारत में नहीं सही, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना, गरीब राज्य में आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास उत्तर प्रदेश, क्योंकि बिहार और झारखंड है नहीं, बिहार टॉप में, झारखंड सेकंड में, यूपी तीसरा नंबर पर आता है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो ये आया हुआ कल ही बताया था, 1993 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर 31 नंबर ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बीच तो फॉलोइंग, तो फर्स्ट चार्टर क्या था ह्यूमन राइट्स का? तो साइरस सिलेंडर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, टिक कर लीजिएगा, ये वाला 1994 राइट आंसर है। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तो 1 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर की, मैं श्योर, हाँ 10 दिसंबर 1948 ह्यूमन राइट्स मनाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 34 नंबर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो याद रख लीजिएगा इसका नाम, मतलब ये सब पेपर में इसमें कोई काम देगा आपको, तो ये बोला कारेल वेसैक। ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमन राइट्स फोर्स कब हुआ था? बेसिकली यूके में, ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर बी। 36वां नंबर जो सवाल है हमारे पास, कौन सा 4th जनरेशन पे आता है? तो ये मुझे सब कुछ, इसको मेरे हिसाब से जो 4th जनरेशन वो राइट टू लाइफ हो सकता है शायद। ये भी सवाल देखिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, मैंने रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? तो याद रख लीजिएगा एग्जाम में, अब इसके बाद भी याद आएगा। तो 10 दिसंबर 1948 मनाते हैं, इसलिए 10 दिसंबर हो जाएगा। कौन सा जो राइट्स है वो बेसिकली UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा नहीं है, तो ये राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी मनमानी खिलाफ गर्भवती के खिलाफ अधिकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। 39 नंबर है, कौन सा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक ये नहीं करता, एशियन बैंक नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ग्लोबलाइजेशन ने सबसे पहले किसको इंप्रूव किया है बताना? पुअर कंट्री, डेवलप कंट्री, सबसे किया डेवलप कंट्रीज को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर। 41 नंबर है, अच्छा ये कौन सा ट्रेड के लिए है? तो WTO मतलब WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 42 नंबर है, फर्स्ट प्लान ऑफ फोर्ड मोटर कहाँ स्टार्ट हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो ये चेन्नई में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी।
ग्लोबलाइजेशन इंश्योर करता है इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स किसके लिए, लेबर्स के लिए, कंज्यूमर सभी के लिए करता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 44 नंबर ग्लोबलाइजेशन के देखिए क्या क्या चैलेंजेस, एक्सप्लोइटेशन है, फॉरेन वर्कर्स का सही है, डिफिकल्टीज एमएनसी सेटअप के लिए सही है, हाई चार्जेस एक्सपोर्ट सही बात है, ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का। 45 नंबर का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बेसिकली है वो कब भारत में स्टार्ट हुआ था ये बताना है, तो याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर अगर आपके पास कभी एग्जाम पूछा जाएगा तो मार्च 1947 की घटना है। फिर अगला है वर्ल्ड ट्रेड इन डब्ल्यूटीओ के कब फॉर्मेशन हुआ था, तो ये हुआ था 1995 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में, तो ये तो पार्लियामेंट्री, ये तो आराम से कर दिए होंगे। संसदीय अपर सदन लोअर सदन हमारे पास है, तो 47 का क्या हो जाएगा सी। 48 ये नीति आयोग का क्वेश्चन तो मैंने करवाया अभी तक आपको, कौन होंगे भारत के प्रधानमंत्री, कहाँ है ऑप्शन, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर एक्सटर्नल एक्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी वाज फुल्ली डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप हुआ था ये बताना है, तो ग्रोटियस के द्वारा, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, ग्रोटियस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50वां नंबर और लास्ट सवाल हमारे पास, हु बिलीव द सोवरेनिटी वेस्टर्न जनरल विल, किसका विकास की संपूर्णता सामान्य इच्छा है यहाँ पर हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पे ये रूसो हो जाएगा, ये कथन उसका था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कंप्लीटेड बिफोर बैलेट 11 नियम, वाह देखिए अपना लिखा हुआ है, जिनमें बच्चे क्वेश्चन पेपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ, छोड़िए तो जो भी बातें हम लोग इसे छोड़ देते हैं। फिलहाल 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सभी के आंसर की बता दिए। आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल वीडियो शेयर कर दीजिए, इस पर जल्दी एक सेशन लाएंगे कि यूनिवर्सिटी क्यों कर रहा है इतने हार्ड क्वेश्चन, सारी बातें बताएंगे। तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।